हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभ नगर में। मित्रों जो है आज हम आपके लिए जो है फिजियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास लेकर हाजिर हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभ नगर में। तो जो भी विद्यार्थी द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं प्रथम वर्ष में, उनके एक सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। तो जो है फिजियोलॉजी का आपका जो ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो मित्रों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए और चैनल की लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों को जो है ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके फिजियोलॉजी की। तो चलो मित्रों अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको जो है फिजियोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो मित्रों जो है आज हम आपकी फिजियोलॉजी की क्लास में जो है आपके भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं ताकि जो आपके सेमेस्टर में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं। तो मित्रों जो है पहला क्वेश्चन आपके आता है सार्कोमेर किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्कोमेर किसे कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी तीनों एग्जाम में ये पूछा जाता है और जो कहीं ना कहीं ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। तो मित्रों जो है सार्कोमेर किसे कहते हैं, तो सार्कोमेर की अगर मैं सिंपल अगर परिभाषा में अगर बात करें तो जो है एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच की, ये अर्थात 2 क्रमागत जेड लाइन के बीच की संरचना को सार्कोमेर कहते हैं। अब जो अपन बात करते हैं कि सार्कोमेर अगर किसे कहते हैं, तो आप कुछ विद्यार्थी क्या है कि परिभाषा याद कर लेते हैं लेकिन परिभाषा जैसे कुछ अलग तरीके से लिख के आ जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं कि कुछ विद्यार्थी लिख के आते हैं अगर याद करने के बावजूद भी कि एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमेर कहते हैं, ऐसे लिख के आते हैं विद्यार्थी। तो वो जो है उनकी परिभाषा सही है लेकिन वो बीच की दूरी को लिख के आते हैं तो वैसे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो जो है सार्कोमेर यानी आपको याद रखना है पहले महत्वपूर्ण कि बीच की संरचना होती है जिसे सार्कोमेर कहते हैं। बीच की दूरी को जो है सार्कोमेर नहीं कहा जाता है, बीच में जो संरचना का निर्माण होता है उसे सार्कोमेर कहते हैं। यानी एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच की दूरी या 2 क्रमागत जेड लाइन के बीच की दूरी बीच की संरचना को सार्कोमेर कहते हैं। सॉरी, दूरी का आपको इसमें प्रयोग नहीं करना है क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी के ये हैबिट में होता है कि दूरी तो दूरी के हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच की अर्थात 2 क्रमागत जेड लाइन के बीच की संरचना को सार्कोमेर कहते हैं। नहीं, 2 जेड लाइन होती है उसके बीच में जो संरचना का निर्माण होता है उसे जो है सार्कोमेर कहते हैं। तो ये आपको याद करना है सार्कोमेर किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, आपको पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, इसीलिए मैंने नोट कराया है फिजियोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल CVS नवाड़ा वल्लभ नगर के साथ जुड़ते रहे। आप चाहे तो इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो और आपको उसमें PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मित्रों अगर सेकंड अगर क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आप देखिए, ऑल और नॉन लॉ, ये भी कई बार पूछा जाता है आपके जो है एग्जाम में। तो किसी भी मांसपेशी को संकुचित होने के लिए एक न्यूनतम स्तर का तंत्रिका आवेग की आवश्यकता होती है जिसे उस मांसपेशी के दहलीय स्तर कहते हैं। यानी दहलीय स्तर किसे कहते हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लिखना है कि किसी भी मांसपेशी को संकुचित होने के लिए एक न्यूनतम स्तर का तंत्रिका आवेग की आवश्यकता होती है जिसे उस मांसपेशी का दहलीय स्तर कहा जाता है। इस मात्रा या स्तर का आवेग मिलने पर ही मांसपेशी संकुचित होती है तथा प्रत्येक मांसपेशी अपना जो है पूर्ण क्षमता तक संकुचित होती है। लेकिन यदि इस स्तर से क्षमता का तंत्रिका आवेग मांसपेशी को मिले तो मांसपेशी बिल्कुल भी संकुचित नहीं होती। इसी को ऑल और नॉन लॉ कहते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये आपको याद करना है इस तरीके से, जैसा है वैसा वैसे आपको याद करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है और कोई इसमें जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको विद्यार्थियों, क्योंकि जो है जैसा लिख रखा है वैसे ही आपको याद करना है। उसके बाद जो है लेटरलाइन पीरियड यानी गुप्तकाल आपके बारे में पूछा जाता है कि गुप्तकाल क्या होता है। ये शॉर्ट डिफाइन में आता है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है, कई बार डिफाइन में पूछा जाता है। तो इसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि फिजियोलॉजी की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको एक से बढ़कर एक जानकारी दी जाएगी फिजियोलॉजी की और सभी ऑनलाइन क्लासेस की। बस आपका मेरा विनम्र अपील है कि जो है विद्यार्थियों का अधिक से अधिक लाभ इससे मिलता रहे, हमारा तो बस एक ही लक्ष्य है। और अगर आप जो हमारी जितनी भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर होगा तो उसका वेट कीजिए, सेकंड सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम का वेट कीजिए। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते। मैं जितने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें 99% आपके क्वेश्चन वो आएंगे, 99% मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा, आप ध्यान रखिए मित्रों। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उतने आप अगर एक अलग से नोटबुक उतारिए, उसमें आप नोट कीजिए और आप लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तब देखिए कि कितने क्वेश्चन उसमें से आए कि नहीं आए।
वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ हमने जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी उससे हमें लाभ मिला है। चलो अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें। गुप्त काल किसे कहते हैं? तंत्रिका आवेग देने से लेकर संकुचन शुरू होने तक का जो समय होता है उसे जो है गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, या जो गुप्त काल कहते हैं। यानी गुप्त काल की अगर डिफाइन आ जाए, तंत्रिका आवेग देने से लेकर संकुचन शुरू होने तक के बीच का जो समय होता है उसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। यानी गुप्त काल की कुछ शॉर्ट डिफाइन याद करनी है। तंत्रिका आवेग देने से लेकर संकुचन शुरू होने तक, यानी जब अपन तंत्रिका आवेग दे रहे हैं वो समय, और जब तक संकुचन शुरू होता है तब तक का जो बीच का समय होता है उसे गुप्त काल कहते हैं। ये आपको याद करना है। और जो है रेस्पिरेटरी पीरियड किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो किसी भी पेशी कोशिका के संकुचन के बाद कुछ समय के लिए कोशिका किसी दूसरे उद्दीपन के लिए तैयार नहीं होती है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, इस समय को रेस्पिरेटरी पीरियड कहते हैं। ये आपको याद करना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी पीरियड किसे कहते हैं? तो जो किसी पेशी कोशिका के संकुचन के बाद कुछ समय के लिए यह कोशिका किसी दूसरे उद्दीपन के लिए तैयार नहीं होती है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसी समय को रेस्पिरेटरी पीरियड कहते हैं। यानी जो है आप समझ पा रहे हो, संकुचन के बाद कुछ समय के लिए ये कोशिका किसी दूसरे उद्दीपन के, यानी संकुचन के बाद जो कोशिका होती है वह किसी अन्य जो उद्दीपन होता है उसके लिए तैयार नहीं होती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसी समय को जो है रेस्पिरेटरी जो है पीरियड कहते हैं। ये आपको याद करना है। उसके बाद है संकुचन काल। संकुचन काल क्या होता है? यह वह समय होता है जिसके दौरान मांसपेशी के अंदर का तनाव बढ़ता जाता है, वह संकुचित होती है। इस गुप्त काल के बाद का समय, ये जो है गुप्त काल के बाद का समय है। संकुचन काल किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके मांसपेशियों वाला जो चैप्टर है फिजियोलॉजी में, दूसरा चैप्टर है मांसपेशियों, यानी पेशियाँ दो प्रकार, रेखिक अरेखिक, और जो है चिकनी पेशी, कार्डिक पेशी, जो ये सारी पेशियाँ है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा तो उसमें बेटर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने डिफाइन है, इस जो चैप्टर है ये अपना दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है फिजियोलॉजी का दूसरा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मैंने आपको डिफाइन बताई, आपको यही डिफाइन याद करनी है, इसके अलावा फालतू कोई मैटर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी डिफाइन में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई बार आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा मित्रों, ये सटीक है। उसके बाद अपन बात करें कि जो है रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है। रिलैक्सेशन पीरियड यह संकुचन काल के बाद का समय होता है जब मांसपेशी के अंदर का तनाव घटता जाता है तथा वह शिथिलीन हो जाती है, वह पूर्ण अवस्था में आ जाती है। यानी जो है रिलैक्सेशन पीरियड जो है अनुशीतलन काल किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। हाँ, आपके एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये कि कोरी चक्र क्या होता है, और जो है शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और शॉर्ट डिफाइन में भी आ सकता है। यानी कोरी चक्र को आपको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब है तो इतना सा मैटर, अब इसको है जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। यानी जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर डिफाइन जो करता है कि आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे अगर मांसपेशी में संकुचन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है तो अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह लैक्टिक अम्ल रक्त प्रसंचरण के द्वारा यकृत यानी लीवर में जाता है, जहाँ से इसे ग्लूकोज में परिवर्तन करके रक्त के द्वारा पुनः मांसपेशियों में उपयुक्त होने भेज दिया जाता है। इसी को कोरी चक्र कहते हैं। यानी कोरी चक्र किसे कहते हैं, तो अगर आपको याद करना है कि अगर मांसपेशी के संकुचन दौरान जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसमें कौन सा होता है? अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस। यानी जो है अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस होता है जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये लैक्टिक अम्ल रक्त प्रसंचरण के द्वारा लीवर में जाता है, जहाँ से उसे ग्लूकोज में परिवर्तन होता है और पूर्ण मांसपेशी में प्रयुक्त होने के लिए भेजा जाता है। इसी को कोरी चक्र कहते हैं। यानी कोरी चक्र जो है आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके कई बार एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में लेकर पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आए हृदय पेशी, यानी कार्डिक मसल किसे कहते हैं। कार्डिक मसल का भी आपको पूछा जाता है भैया, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कार्डिक पेशी यानी कार्डिक मसल क्या होती है। इनकी कोशिकाएं अकेंद्रीय होती है, जिसका केंद्रक मध्य में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः वायु शोषण होता है, इसके लिए इसमें बहुत सारे मिटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंतिम सिरे पर जो है इंटरसेक्शन ग्लिसेस पाई जाती है। यानी जो है आपको लिखना है, इसमें ये कोशिका जो है अकेंद्र की होती है, इसमें मध्य में केंद्रक पाया जाता है, इसमें वायु शोषण होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद चिकनी पेशी और एक पेशी स्मूथ मसल्स, इसमें मैं से बात करें इसकी कोशिकाएं जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में।
उसके बाद जो आता है प्राणी शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो जो 3 प्रकार की मांसपेशियाँ कौन कौन सी है वो मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट। रेखिक मांसपेशी या कंकाली मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी या रेखिक मांसपेशी और हृदय यानी हृदय पेशियाँ यानी जो है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये 3 जो है मसल्स आपको याद करनी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल CVS नवाणा वल्लभ के साथ आप जुड़े रहिए अधिक से अधिक और चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो ताकि आप जो उस ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार। CVS नवाणा वल्लभ नगर।